नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आज थोड़ा सा मेरे घड़ी का टाइम जो है ना 2 मिनट पीछे चला गया है, अब पता ना कैसे। और इस कारण से थोड़ी सी देरी यहाँ पर हुई है ना, बट कोई बात नहीं। कैसे आप सभी लोग? तो प्रारंभ करें सेशन की। तैयार हैं सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, और आज से हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर प्रारंभ कर रहे हैं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर डालेंगे सभी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू, शॉर्ट में मैंने लिख लिया है ना। कार्ड का मतलब क्या हुआ? करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें पिछले 6 महीने में जो भी घटनाक्रम हुई है, इन सब की हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तैयार हैं सभी लोग? प्रारंभ करें। देखिएगा, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहीं बैठ के देख रहा था, 2-4 मिनट का समय बचा था पिछली कक्षा से, तो वहीं बैठ के देख रहा था, मैं लिस्टिंग कर रहा था कौन कौन आपको कराने लायक है, कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें से कुछ मुद्दे मिले हैं, 10-12 हैं जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सबने डाल दिया टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। पिछले 6 महीने जनवरी से मैंने उठाया है, और जनवरी से लेकर अब तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन सब की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। रेडी? चलिए, सबसे पहले लिखिएगा, है ना, गूगल का एआई चार्ट जिसका नाम है बार्ड, है ना। चलिए, सबसे पहले लिखिएगा गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोट, ठीक है। इसकी बात करें, सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी कि आखिर इसका नाम क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नाम की बात कर ले। तो इसका नाम क्या रखा गया है? बार्ड, ठीक है ना। तो गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो आपका चैटबॉट है, उसका नाम क्या रखा गया है? बार्ड रखा गया। ये है क्या? देखिएगा, जैसे गूगल पर आप सभी लोग विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, तो उसका उत्तर पहले देखा जाए तो व्यक्ति बैठ के देते थे। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप जाते हैं, कोई भी इंक्वायरी लेते हैं, जैसे रेलवे से ही इंक्वायरी आप ले रहे हैं, तो वहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता, वो बताता है ना। तो वो क्या हो गई, यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे हर चीज पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि मशीनीकरण के माध्यम से मानव, मशीनों का बुद्धि जो है वो मानवों के जैसे सोचने वाली हम यहाँ पर बनाते हुए जा रहे हैं। और इसी को हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, तो एक चैटबॉट इसके द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? बार्ड नाम है। यानी कि अब इसमें इतनी क्षमता है कि आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, आपके प्रश्न के अनुरूप ये जवाब दे पाएगी। आप जो भी चाहेंगे, है ना, कि कुछ मुझे एप्लीकेशन लिख के दिया जाए, जो भी है ना रिटेन में आपके जवाब दिए जाए, ये सारे काम ये करने में सक्षम है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कि गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये है बार्ड, ठीक है। क्लियर? बात करें कहां कहां पर लॉन्च किया गया, तो ये भारत सहित, है ना, भारत सहित देखा जाए तो भारत सहित विश्व के 180 देशों में इसको लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। क्लियर?
हाँ टॉपिक है ना, ये देखिएगा, ये वन लाइनर फॉर्मेट में आप सभी के होंगे यहाँ पर कि गूगल का एआई आधारित चैट बॉट जो है उसका नाम क्या है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, इसका नाम बार्ड हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए यहाँ पर बात करते हैं और, है ना, अब थोड़ा सा तेलंगाना की हम बात करें तो दूसरा आप लोग लिखेंगे या यहाँ पर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, अगले पेज पर एक ही न्यूज रखते हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा हम बात करें तो जो हमारा तेलंगाना राज्य है, ठीक है ना, तेलंगाना राज्य, इससे क्या संबंधित हमारा न्यूज है, तो ध्यान रखिएगा। तेलंगाना राज्य जो है इसके द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। क्या चीज? राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क, ठीक है ना, किसने जारी किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। इसकी बात कर ले कि आखिरकार ये क्यों, तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में रोबोट की कितनी महत्ता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और एक रिपोर्ट भी मैंने आप सबको तो नहीं लेकिन डेली करंट अफेयर मैंने करवाया था कि एक रिपोर्ट जारी की गई हालिया में, और वहां पर कहा गया है कि जो वर्तमान समय में कार्य करने का जो हमारा स्वरूप है, रोजगार का स्वरूप है, इसमें अगले 5 वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारतीय स्तर पर 22% कार्य करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, और वैश्विक स्तर पर ये 23% का डेटा यहां पर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्षेत्र जहां पर अभी भी मानव काम कर रहे हैं वहां पर धीरे धीरे मशीनीकरण किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीन लर्निंग जो है वहां पर उसका स्थान ले लेगी। जैसे आपने एक जेसीबी आपने देखा होगा, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, है ना, पहले लोग गड्ढा वड्ढा खोदने के लिए, पोखरा बनाने के लिए देखा जाए तो व्यक्ति जो था शारीरिक मेहनत करता था। 100 लोग जितना काम कर पाते थे उससे कहीं ज्यादा अकेला एक व्यक्ति मशीन पर बैठ के जेसीबी के माध्यम से वो कार्य यहाँ पर कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब वो एक व्यक्ति जो है ना, 100 से एक व्यक्ति आ गया उतना काम करने वाला, एक समय ऐसा आएगा जब वो व्यक्ति भी वहां पर नहीं होगा, जेसीबी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर लगा होगा, और उसमें बस हमें प्रोग्रामिंग करना होगा कि भैया ये काम करना है, इतना लंबाई इतना चौड़ाई ये सारी चीजें, और वो सारा काम कर देगा, है ना। एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें वो डालने की आवश्यकता नहीं होगी, हम उस मशीन से बोलेंगे कि इस क्षेत्र में हमें पोखरा खोद देना है, वो ऑटोमेटिक ही खोद देगा, क्योंकि उसमें पूर्णतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा वो लगा होगा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे अगले 5 वर्षों में देखा जाए, 5 से 10 वर्षों में, तो लगभग 22% भारत में जो जॉब का स्थानांतरण है वो आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बात करें रोबोट की, रोबोट को क्यों यहाँ पर इसकी महत्ता क्यों बढ़ाई जा रही है, देखिएगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी, आपके कंपनी में 100 लोग इंप्लॉय के रूप में हैं, तो इंप्लॉय जो है मानव है, और मानव के साथ कई सारी समस्याएं हैं। मानव बीमार भी पड़ता है, काम करके थक भी जाता है, उसको सैलरी भी देना है ना, बीमार हुआ तो उसको पैसे भी देने, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए सारी चीजें, सारे खर्चे कंपनी को उठानी पड़ जाती है। लेकिन एक बार जिसने रोबोट खरीद लिया, अब इसको ना सैलरी देनी है, ना ये रोबोट कभी थकेगा, ना ही कभी बीमार होगा, अर्थात प्रोडक्टिविटी जो होगी वो हाई लेवल की होगी, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा खर्चे जो है, एक्स्ट्रा खर्चे पीएफ वीएफ ये सब की झंझट नहीं होगी, इंश्योरेंस का कोई झंझट नहीं होगा। और इस कारण से कई सारी कंपनियां जो है अब अपने आप को रोबोट की ओर स्थानांतरित कर रही हैं, अपने कंपनी में, है ना, बहुत कम मानव और मैक्सिमम जो कार्य जो है वो रोबोट के माध्यम से किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में जब रोबोट की ये स्थिति है, तो भैया भारत क्यों पीछे रहे? और भारत में भी तेलंगाना ने बोला कि भैया, है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो रोबोट के क्षेत्र में हम डेवलप करेंगे। तो रोबोट के क्षेत्र में यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, है ना, डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, साथ ही साथ इसके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य जो है इसके द्वारा हाल ही में राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। तो प्रश्न कैसे आएगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा रोबोट के विकास के क्षेत्र हेतु राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का हाल ही में देखा जाए तो इसका देखा जाए फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये बनाया है कौन? तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, इसके माध्यम से क्या क्या किया जाएगा, है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई रोबोट से संबंधित शिक्षाविद है
है ना, शिक्षाविद है, छात्र हैं, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी है जो रोबोट बनाती है, कंपनी है, तो दोनों के मध्य में क्या होगा, इसके माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाएगा, है ना। राज्य कहेगी चलो भैया हमारे यहाँ कंपनी आकर बैठा दो, और जो इससे जुड़े हुए लोग होंगे उनको बुलाएगी, भैया थोड़ा सा इसमें हेल्प कर दो, दोनों के समन्वय के माध्यम से राज्य में क्या होगा, तो रोबोट के क्षेत्र में डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ये पूरी कहानी यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। आप लोग टेलीग्राम करके लग रहा है ना मेरा ग्रुप बंद करवा देंगे, है ना। कंपनी जो इस पर सख्त हो चुकी है, और मेरा पहले का जितना भी मेहनत है ना, सारा मेहनत जीरो हो जाएगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर आपको सारा पीडीएफ हर चीज अगर सही से चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम करना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, अब रोबोट की बात हो ही रही है तो आइए अगली रोबोट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरा न्यूज हमारा क्या है देखिएगा, है ना, ये है हमारा कहां से, तो हाँ, दुबई एयरलाइंस, ठीक है। देखिएगा, एयरलाइंस में जब भी आप जाते होंगे, है ना, कितने लोग हवाई यात्रा किए हुए हैं, मैं तो बहुत पहले ही हवाई यात्रा करा हूं, है ना। देखा जाए बचपन से हवाई यात्रा किया नहीं था, लेकिन एक मित्र की शादी थी और इधर छुट्टी भी नहीं थी, है ना, सैटरडे को थी, ठीक है, तो फ्राइडे तक मैं क्लास लिया, सैटरडे को ही मैं फ्लाइट से गया और संडे को आ गया। आपकी क्लास भी रेगुलर रही यहाँ पर, और उसी दौरान देखे तो थोड़ा सा, है ना, क्या कहें, नसीब कहें या जो भी कह लो, है ना, हम भी हवाई यात्रा कर लिए। तो हवाई यात्रा के दौरान देखते हैं कि वहां पर सबसे पहले चेक इन किया जाता है। क्या किया जाता है ना, चेक इन किया जाता है, यानी कि आप उसमें क्या करें, इसको शॉर्ट में हम कहें आसान भाषा में, तो एंट्री के दौरान चेक, है ना, एंट्री के दौरान यहाँ पर चेक आपका जो किया जाता है, ये चेक करने के लिए कोई ना कोई मानव वहां पर खड़ा रहता है। आपका सबसे पहले टिकट को स्कैन करेगा, फिर आपके पासपोर्ट के आधार पर अगर विदेश में जा रहे हो तो पासपोर्ट चेक करेगा, आपकी वेरिफिकेशन करेगा। ये सारे काम किसके माध्यम से, मानव के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन विश्व में पहली बार जो ये दुबई एयरलाइंस है, यहां पर अब इस मानव के स्थान पर रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। किसका, तो रोबोट का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, चेक इन असिस्टेंट बोला जा रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रखा गया है सारा, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है सारा, और ये सारा क्या है, तो ये चेक इन असिस्टेंट है, ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो दुबई एयरलाइंस जो है ये विश्व का पहला रोबोट के माध्यम से चेक इन असिस्टेंट सुविधा जो है ये उपलब्ध करवा रहा है। और यहां पर देखा जाए सारा नामक, है ना, सारा नामक एक रोबोट यहां पर रखा गया है जो आपके टिकट को वेरीफाई करेगी, आपके पासपोर्ट को वेरीफाई करेगी, और साथ ही साथ आपकी वेरिफिकेशन भी वहां पर करेगी। सारे काम यही करेगी, यहाँ पर कोई भी मानव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो रोबोट की बात हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो रोबोट एक प्रकार की जादू ही है। एक आपने शब्द सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इससे बड़ा जादू देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे देखिएगा, नैनो टेक्नोलॉजी में हम टारगेटेड मेडिसिन की हम बात करते हैं, थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है तो करंट के साथ साथ बेसिक भी आप सभी को बता रहा हूं। नैनो टेक्नोलॉजी जो है जादू जैसा है। जैसे होता है कि मान लीजिए हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, या मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई, है ना, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर चोट लगी या घाव हो गया, उस घाव को सुखाने के लिए हम जो दवा खाते हैं, है ना, वो हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और हर कोशिका पर उसका असर डालता है ना। सुखाना तो हमें केवल इतना ही है, लेकिन वो हर कोशिकाओं पर अपना असर पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो सबके पास, किसी से बेईमानी नहीं करता, हर एक कोशिका को हम जो भी देते हैं उसको समान रूप से वितरित कर देता है, सबके पास पहुंचा देता है।
इससे क्या होगा कि सुखाना हमें इस कोशिका को था, पूरा शरीर की कोशिका यहाँ पर क्या हो जाती है, सूखने लग जाती है। और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हार्ड पावर की दवाई खा ले, 500 या 750 पावर का अगर हम यहाँ पर दवाई खाना स्टार्ट कर दें तो हमारे मुंह तक सूखने लग जाती है, क्योंकि सुखा तो हम इसको रहे हैं लेकिन उसका असर हमारे पूरे बॉडी पर पड़ रहा है, हर एक कोशिका पर पड़ रहा है, तो हमारे मुंह तक सूखने लग जाते हैं, है ना, लार तक सूख जाती है वहां पर, ठीक है ना, आपने देखा होगा ऐसा। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर टारगेटेड मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर हम छोटे छोटे रोबोट जो होंगे ना, बहुत छोटे, जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते और जो हमारे ब्लड में घुल भी जाए, अब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ये छोटे रोबोट, जैसे कैप्सूल आता है ना, कैप्सूल जो हमारे आते हैं ऐसे, है ना, ये हमारा कैप्सूल होता है, दो दो कलर का होता है, मजा जाता है खाने में, ठीक है। तो इसमें हम इन रोबोट को डाल देंगे, वो रोबोट पहले ही प्रोग्रामिंग होगा कि ऐसी जो डेड सेल है, कोशिकाएं हैं, इन पर जाके कार्य करना होगा। हम इस रोबोट को इस कैप्सूल के माध्यम से शरीर के अंदर डालेंगे, ये रोबोट जाएंगे अंदर, फिर ब्लड के माध्यम से उस कोशिका तक पहुंचेंगे जहां पर हमारा घाव है, और जाकर केवल इसी कोशिका पर ये अपना प्रभाव डालेंगे। इसको कहा जाता है टारगेटेड मेडिसिन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, पढ़ने में इतना ज्यादा मजा आता है। अगर आप सब में से सभी लोग पढ़े भी होंगे, है ना, सभी लोग पढ़े होंगे, तो टारगेटेड मेडिसिन समझिए कितना मजेदार है। जैसे इंजन के अंदर कोई खराबी हो तो हमें पूरा इंजन खोलना पड़ जाता है। अब क्या है, यहाँ पर छोटे छोटे रोबोट है, उसको प्रोग्रामिंग कर देंगे, तुमको जाके ये काम करना है। उसको हम क्या करेंगे, तो अगर डीजल इंजन है तो उसके डीजल के टैंक में डाल देंगे, उसके माध्यम से वो इंजन में प्रवेश करेगा और जाकर वो सारा काम करके चला आएगा। जो एक मैकेनिक जो है वो वहां पर खोलता, कई घंटे लगाता और फिर वो काम करता। ये रोबोट जाके अंदर ही सारा काम करके और फिर धुआं के मार्ग से बाहर निकल आएंगे। तो ये है जादू, है कि नहीं जादू, है ना, जादू लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वर्तमान में जो हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं इसका साइड इफेक्ट है, इसका नहीं है, क्योंकि इसको हमने प्रोग्रामिंग ही किया है कि इस प्रकार के जो सेल हैं केवल इन्हीं सेलों पर काम करेगा, उसके अलावा कहीं काम नहीं करेगा। तो यहीं पर पहुंचेगा, वहां पर जाके काम करेगा और फिर जैसे शरीर से हमारे वेस्टेजनल जितने भी पदार्थ हैं, वेस्टेज जैसे निकल जाते हैं, वो भी निकल जाएगा। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जादू है। जब मैं यूपीएससी को पढ़ाता था, पढ़ाने में इतना मजा आता था, इतना मजा आता था कि क्या कहें। लेकिन कोरोना आया, पूरी कहानी बर्बाद कर दिया, है ना, कोरोना आया, पूरी कहानी बर्बाद कर दिया। बहुत इंटरेस्टेड है ये सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मजा आ जाता है। ये बातें समझना आ गई। सारा क्या है, तो दुबई एयरलाइंस के द्वारा चेक इन असिस्टेंट के रूप में प्रयोग की जाने वाली रोबोट है सारा। ये बातें सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, आइए, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए ना, बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगा, 5, 7 या 9 जो भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। अब देखिएगा एक और है यहाँ पर, यूएस फाइनेंस के द्वारा 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्टिंग जारी की गई है, ठीक है। चौथा लिखिएगा, यूएस फाइनेंस जो है इसके द्वारा 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, और इस सूची में देखा जाए तो 5 भारतीय महिला है। इन महिलाओं के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये 5 महिलाएं कौन कौन है, तो लिख लीजिएगा। सबसे पहली महिला जो है यहां पर, उनका नाम है अनु आइंगर। क्या नाम है, अनु आइंगर, है ना। कहां काम करती है ये, तो जेपी मॉर्गन से संबंधित है, ठीक है। दूसरी यहां पर देखें, दूसरी महिला जो है उनका नाम है रूपल जे भंसाली। क्या नाम है, रूपल जे भंसाली, ठीक है। रूपल जे भंसाली की बात कर ले तो ये एरियल इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, एरियल इन्वेस्टमेंट, एरियल इन्वेस्टमेंट। तीसरी महिला की अगर हम बात करें, तीसरी महिला है सोनल देसाई। सोनल देसाई, और सोनल देसाई की बात कर ले तो ये
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से संबंधित है, ठीक है ना, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ठीक है। चौथी जो महिला है, चौथी महिला का नाम है मीना फ्लिन, मीना फ्लिन। और मीना फ्लिन की बात कर ले तो ये गोल्डमैन सॉक्स से संबंधित है, किससे, गोल्डमैन सॉक्स, ठीक है। और एक पांचवी जो महिला है, यहां पर आप आएगा, यही डालते हैं, कहीं और कहां डालेंगे, ऊपर ही लिख देता हूं। इनका नाम है सविता सुब्रमण्यम, पांचवा यहां लिखते हैं, सविता सुब्रमण्यम, ठीक है। और ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये बैंक ऑफ अमेरिका से जुड़ी हुई है, बैंक ऑफ अमेरिका। और इन 5 महिलाओं को देखा जाए तो यूएस फाइनेंस की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में इनको सम्मिलित किया गया है। फाइनेंस यानी कि वित्त क्षेत्र से संबंधित है ये सब के सब, चाहे हम यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात करें, एरियल इन्वेस्टमेंट, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, है ना, ये सब के सब क्या है, तो आपके फाइनेंस करते हैं। जैसे कोई वस्तु खरीदना हो, कंपनी बैठाना हो, यानी कि ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए, है ना। और इनसे जुड़ी हुई ये जो 5 महिलाएं हैं, अनु आयंगर, सविता सुब्रमण्यम, रूपल जे बंशाली, सोनल देसाई और मीना फ्लिन, ये सब के सब पांचों महिलाएं जो हैं, ये यूएस फाइनेंस के द्वारा 100 प्रभावशाली महिलाओं की जो सूची जारी की गई है, इसमें सम्मिलित होने वाली हमारी भारतीय महिला हैं। लिख लिया सबने, रूपल जे भंसाली, सोनल देसाई, मीना फ्लिन, अनु आयंगर और सविता सुब्रमण्यम, ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, 4 हो गए, 5वां लिखिएगा। 5वां, सबसे बड़ी समस्या हमारे वर्तमान में क्या है, वैश्विक तापन। और वैश्विक तापन की समस्या किस कारण से आई है, तो विभिन्न प्रकार के जो हम यहाँ पर वैश्वीकरण के दौरान, औद्योगिकरण के दौरान हमने गतिविधियां की हुई है। तो ये जो हमारी समस्या है, इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए हम ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति किससे कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन प्रकार के ऊर्जा से कर रहे हैं, है ना, हरित प्रकार के ऊर्जा से हम यहाँ पर कर रहे हैं। और पूरी देश दुनिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अब बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा, पुराना भी हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में दुनिया जो है ये हाइड्रोजन पर कार्य कर रही है। और हाल ही में आपने देखा हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन विश्व की वो जर्मनी के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है ना। चीन भी इस पर काम कर रहा है, और भारत में भी हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो इसी वर्ष के दिसंबर के महीने में आपकी प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ट्रेनें तो यहाँ पर चल ही रही है ना। हुंडई की बात करें तो वो कार पर भी रिसर्च कर रहा है, बहुत जल्दी वो कार भी लॉन्च कर देगा जो हाइड्रोजन से चलने वाली होगी। लेकिन ट्रेन और गाड़ियों की अगर हम बात करें, इसके अलावा जो हमारे जहाज हैं, जलपोत हैं, एक जलपोत भी निर्मित कर दिया गया है जो हाइड्रोजन से चलने वाली है, और ये नॉर्वे के द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर टाइटल क्या डालेंगे, है ना, टॉपिक क्या डालेंगे, हाइड्रोजन से चलने वाली, है ना, हाइड्रोजन से चलने वाली जलपोत, हाइड्रोजन से चलने वाली जलपोत। और ये किसके द्वारा, ये नॉर्वे के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, नॉर्वे के द्वारा। और कंपनी जो है, उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम है नॉर्डाल्ट, है ना, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है नॉर्डल्ट। ये क्या है, कंपनी है, और इस कंपनी के द्वारा इस जलपोत का निर्माण किया गया है। ये जलपोत जो है ना, ये जलपोत जो है, इस जलपोत का नाम भी दिया गया है, और इसको कहा जा रहा है MF हाइड्रा। इस जलपोत का नाम क्या है, तो ये है MF हाइड्रा, ठीक है। MF हाइड्रा इस जलपोत का नाम है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये हाइब्रिड प्रकार की है। हाइब्रिड का मतलब सबको पता है ना, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या हाइब्रिड का मतलब सबको पता है? अगर पता है तो नहीं बताऊंगा, नहीं पता होगा तो बता के चलूंगा, है ना।
जलपोत यानी कि सीप हो गई है ना, नेवल सीप। क्या हो जाएगा? नेवल शिप, जल में चलने वाली जहाज, इसको जलपोत बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। हाइब्रिड का मतलब होता है दो तकनीक जिसमें सम्मिलित हो। जैसे आप बीजों की बात करते हो तो बीज में भी आप लोग देखते हैं ना हाइब्रिड, वो क्या होता है? तो हमने उसके जीन में मॉडिफिकेशन किया होता है ना, दो जीनों को मिलाकर बेहतर जीन, जो खराब जीन है उसको निकालकर हम उसमें बेहतर जीन डाल के और फिर एक नया वहां पर जो बीज बनाते हैं उसको हाइब्रिड सीड कहते हैं, हाइब्रिड बीज कहते हैं। गाड़ियों में भी देखा जाए, जैसे मेरी जो गाड़ी है अर्टिगा है, ये भी हाइब्रिड है। और हाइब्रिड गाड़ियों में क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैटरी से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। और ये जो गाड़ियां होती है, पहले जो गाड़ियां थी वो शहर में कम माइलेज देती थी, है ना, क्योंकि वहां पर ब्रेक, है ना, ब्रेक एक्सेलेटर करनी है, और हाईवे पर ज्यादा माइलेज देती थी। हाइब्रिड गाड़ियां जो है ये शहरों में ज्यादा माइलेज देती है, हाईवे पर कम देती है, क्योंकि यहाँ पर हमने हाइब्रिड बना दिया। जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं बैटरी चार्ज होता है और फिर उस बैटरी का प्रयोग इंजन को बूस्ट करने में लाया जाता है। तो जो इंजन पर पेट्रोल का दबाव था वो दबाव यहाँ पर कम हुआ, जिस कारण से यहाँ पर क्या हो गई, तो आपकी यहाँ पर एवरेज जो है सिटी में बढ़ गई। तो हाइब्रिड का मतलब क्या हो, यहाँ पर दो तकनीक होगी। और यहाँ पर एमएफ हाइड्रा में देखा जाए तो दो तकनीक है आपकी, यानी कि यहाँ पर जो इंजन इसको चलाना है, एक तो हाइड्रोजन से भी चलाया जाएगा, है ना, एक तो हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से भी चलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर बैटरी भी है ना, साथ ही साथ यहाँ पर बैटरी का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन से भी चलने वाली है, बैटरी से भी चलने वाली है, और ये हाइब्रिड प्रकार की है एमएफ हाइड्रा, जो नॉर्वे के द्वारा, नॉर्वेजियन नेवल शिप है ना, नॉर्वेजियन नेवल कंपनी जो है उसके द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है। हाइड्रोजन की बात आ गई तो याद रखेगा, अगर बात करें हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की, है ना, हाइड्रोजन से चलने वाली अगर हम ट्रेन की बात करें तो याद रखेगा सबसे पहला यहाँ पर कौन? जर्मनी। जर्मनी के बाद दूसरा यहाँ पर एशिया में पूछ दे तो चीन, है ना, और तीसरा अपना भारत जो है, भारत में भी दिसंबर 2023 से आपकी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी। तो दुनिया में पूछे तो पहला जर्मनी, एशिया में पूछे तो चीन, और भारत पूछे तो दिसंबर के महीने से इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। और मूल रूप से कहा, जो इसकी एक अलग से टॉपिक करवा देता हूं भारत वाला, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डन हो गया, सभी लोग बताएं, ये डन है? बढ़े आगे, बढ़े आगे। एमएफ हाइड्रा हो गया। चलिए अगला लिखिएगा, कितने? 5 हो गए ना, छठवा लिखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, है ना, वीवीआई में जाएगा। ये जितने लिखवा रहा हूं सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन मैं 10-12 ही करवाऊंगा, जहां से आपके प्रश्न बनने होंगे तो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर से नहीं बनेंगे। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, कौन सीवान से दिल्ली चला रहा है? सीवान से दिल्ली कितनी भी ट्रेनें चल जाए, लेकिन आप सभी को जाने के लिए सीट नहीं मिलेगी, पता है ना। मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ, है ना, भले ही 2-3 साल से मेरे पास गाड़ी है, लेकिन उससे पहले तो हम भी ट्रेन से आया करते थे। और अगर छठ दिवाली पर घर पे जाना हो तो आप सभी को 4 महीने पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा। और 4 महीने का मतलब ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अभी हम कहाँ खड़े हैं, तो अभी हम 7वें महीने में खड़े हैं और आज 11 तारीख है। अगर अगले महीने में, है ना, अगले नहीं, आज से 4 महीने बाद यानी कि 11वें नवंबर में जाना हो और आपको 10 तारीख 11 तारीख को जाना हो, तो आज ही टिकट आपको काटना पड़ेगा। अगर आज शाम तक आपने नहीं काटा तो वेटिंग हो जाता है। ये है बिहार की स्थिति। तो चाहे जितनी भी, है ना, चाहे जितनी भी आपकी ट्रेन रहे, है ना, बिहार जाने के लिए सीट ना के बराबर ही मिलती। ठीक है, हाँ, आप तो अपने गाड़ी से ही जाते हैं, वहीं आराम है, बढ़िया है, मजा है, एंजॉय करते हुए जाते हैं, ट्रेन से पहले पहुंच जाते हैं। इस बार भी छठ में जाना है। चलिए बढ़िया आगे।
एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है इसकी स्थापना कहां पर की गई है हाल ही में? तो ये किया गया, सबसे पहले तो आपको राज्य याद रखना है, कौन सा? तो राज्य हो गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थापित, ठीक है। और उत्तराखंड में भी कहा? तो देवस्थल में, ठीक है ना। उत्तराखंड के देवस्थल में इसको लॉन्च किया गया। यहां पर भी देखा जाए तो स्थान का नाम क्या है? देवस्थल, लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करें कहां पर, तो यहां पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आप सबने पढ़ा होगा, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान विभाग जो एकेडमी है, इसमें इसको स्थापित किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसका जो डायमीटर है, व्यास जो है ना, यहां पर जो हमने बनाया हुआ है ये लिक्विड टेरर है ना, लिक्विड ये मिरर आपका टेलीस्कोप हो गया। इसकी जो व्यास है ये कितना है? तो 4 मीटर है ना। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहां पर लेंस लगाई गई है कि यहाँ का केवल व्यास जो है, व्यास कितना रखा गया है? तो 4 मीटर। तो इसकी व्यास क्या है? यहाँ पर 4 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चूंकि लिक्विड, नाम में ही लिक्विड है, तो लिक्विड के रूप में इसमें क्या भरा गया है? तो ये भरा गया है पारा, है ना। लिक्विड पारा जो है यहाँ पर भरा गया है, और इसके माध्यम से ये एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड, और स्क्रीन ऑफ हो गया, पता ना स्क्रीन क्यों ऑफ हो जाता है, शायद अब चल रहा है, एक बार सभी लोग बताएंगे। अब चल रहा है? मैं स्क्रीन पर ध्यान नहीं दिया ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको थोड़ा सा टेबल बना के इसको हाइट पर रखूं कि सामने स्क्रीन दिखते रहे। कैमरा इधर है, लैपटॉप यहाँ है, और इसका स्क्रीन ऑफ हो गया था। एक टाइम आउट होती है ना, तो टाइम आउट तो मैंने हमेशा के लिए ऑन रख रखा है, जब भी चार्जिंग पे हो, फिर भी पता ना कैसे ऑफ हो जाता है। और ऑफ हो जाता है तो आप वीडियो यहाँ पर पॉज हो जाता है। चलिए रिकॉल कर देता हूँ। एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। कहां पर? तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान विभाग जो है, उसी में इसकी स्थापना की गई है। इसका व्यास 4 मीटर है ना, और इसमें लिक्विड के रूप में पारा को भरा गया है। बात करें यहाँ पर, तो एक तो ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, और चूंकि अंतरिक्ष से संबंधित हमें चीजों को देखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो वातावरण ऊपर का भी साफ होना चाहिए। और बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो वातावरण तो ऐसे ही साफ होती है, वहां पर पोल्यूशन जो है, ये हमारे नॉर्मल जो ये दिल्ली और बॉम्बे है, ऐसा तो वहां पर पोल्यूशन होता नहीं है। तो इसलिए वहां पर स्थापित किया गया, एशिया का सबसे बड़ा है, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित रिसर्च में ये आपके यहाँ पर क्या करने वाली है? मदद करने वाली है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कहां पर? तो उत्तराखंड राज्य में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए, हो गया सबका डन। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला लिखिएगा। इसके पश्चात देखें तो वही चीजें है ना कि हम पॉल्यूशन को लेकर बड़े जागरूक हो चुके हैं, और इसके संदर्भ में देखा जाए तो हम पेट्रोल में एक तो देखिएगा, एक इथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, इथेनॉल मिथेनॉल का नाम आप सबने सुना होगा। तो यहां पर देखिएगा, इथेनॉल जो है, इथेनॉल से हाल ही में हमने बस चलाना शुरू किया है। कहां पर शुरू किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप सभी लोग लिखेंगे कहां? बेंगलुरु में, है ना। क्या लिखेंगे? सातवां लिखेंगे, बेंगलुरु में इथेनॉल संचालित बस का संचालन, इथेनॉल से चलने वाली बस का संचालन, ऐसे लिखे तो ज्यादा ठीक होगा, इथेनॉल से चलने वाली बस का संचालन, ठीक है। क्लियर लिख लिया सबने? किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे सड़क राजमार्ग मंत्रालय जो है, नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया, ठीक है। बात करें कौन कौन, तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन
है ना, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये हो गई। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा यहाँ पर नीति आयोग भी रही, है ना, नीति आयोग, ये नहीं पूछा जाएगा, इसको हटा दीजिए। जैसे किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है, तो एक अशोक लेलैंड। इसमें जो बसें जो है ना, बसें याद रखेगा, है ना, कौन सी बसें, तो अगर बस की कंपनी की बात करें तो अशोक लेलैंड का नाम आप सबने सुना होगा, है ना, अशोक लेलैंड। ठीक है, जैसे कंपनियां हैं, जैसे एक टाटा है, एक अशोक लेलैंड है, तो सबसे ज्यादा जो ट्रकें चलती है, बसें चलती है ना, इसमें अशोक लेलैंड की देखने को मिलेगी। और ये अशोक लेलैंड की बसें जो हैं, है ना, इसने क्या किया, ये हो गई नीति आयोग हो गया, है ना, यहाँ पर बेंगलुरु की मेट्रोपॉलिटन यानी कि नगर निगम हो गई, इन सब ने यहाँ पर समझौता ज्ञापन किया, उस पर हस्ताक्षर किया, और इन सब ने मिलकर यहाँ पर इस बस का संचालन प्रारंभ किया हुआ है। तो बस किस कंपनी की है, अशोक लेलैंड की है। ये बातें सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इंडियन ऑयल कंपनी भी यहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की हुई है। ठीक है, चलिए बड़े आगे हो गया सबका। ये शॉर्ट में लिखेगा, बस ये पूछा जा सकता है कि भारत में हाल ही में एथेनॉल से चलने वाली बसों का संचालन कहां शुरू किया गया, ये बेंगलुरु में। ठीक है, हो गया। चलिए बस की बात आई है तो एक और बस की यहीं पर बात कर लेते हैं, है ना। 7 हो गया, 8वां कौन सा, तो इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बस। और वो भी देखा जाए कौन सा, तो ये बस जो है ये डबल डेकर का है ना, डबल डेकर बस है, फुल्ली एसी है। ठीक, कहां पर चलाई गई, तो ये चलाई गई है आपकी मुंबई में। कहां पर, तो मुंबई में। जैसे देखा होगा आपने मूवियों में, फिल्मों में आपने देखा होगा कि बसें 2 तल्ला, है ना, नॉर्मल भाषा में कहें तो 2 तलिया बस इसको कहेंगे, है ना, 2 फ्लोर होते हैं। लेकिन पहले वाला नेचुरल तरीके से एयर कंडीशनर था, पूरा गेट वेट खुला रहता था, खिड़की विड़की, है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर आई हुई है, ये देखा जाए तो उसी का वर्जन चेंज कर दिया गया। ये पहले डीजल से चलती थी, अब इसको किससे, तो बैटरी से चलाया जा रहा है। साथ ही साथ फुल्ली एयर कंडीशनर है और 2 तलिया बस है। इसका अनावरण कहां पर किया गया है, तो मुंबई में किया गया है, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। ठीक है ना, लिख लिया सबने, ठीक है। चलिए अब एक और हमारे लिए महत्वपूर्ण, है ना, 9वां देखिएगा। वर्तमान समय में हम ईवी की बात करें कि भैया ईवी लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, उसमें बैटरी जो प्रयोग किया जा रहा है, उस बैटरी में उस बैटरी का निर्माण किससे किया जाता है, तो लिथियम से किया जाता है। किससे, तो लिथियम से किया जाता है। और लिथियम का भंडार कहाँ मिला हुआ है, तो एक तो मिल गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरा देखा जाए तो हाल ही में उसके 2 महीने बाद हमें ये राजस्थान में भी मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 क्षेत्र, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा राजस्थान, दोनों ही देखा जाए तो एक तो अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो देखा जाए वहां पर जो क्षेत्र है रियासी जिला, है ना, तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहां पर लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला हुआ है। और साथ ही साथ जो राजस्थान है, राजस्थान में भी लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला हुआ है। और राजस्थान में जो हाल ही में भंडार मिला हुआ है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर इतने लिथियम हैं कि अगर इसको निकाला जाए तो भारत को जितना लिथियम की आवश्यकता है उसकी 80% देखा जाए उन जरूरतों की पूरा कर सकता है, ये जो हाल ही में यहाँ पर मिला हुआ है। तो इससे क्या होगा देखिएगा, वर्तमान में देखेंगे तो मान लीजिए एक टाटा नेक्सॉन है जिसमें सारे वर्जन है, डीजल वाली इंजन वाली भी है, पेट्रोल वाली भी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है टाटा नेक्सॉन में। तो अगर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो दोनों के प्राइस में लगभग 6 से 8 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये डिफरेंस क्यों, तो इस बैटरी के माध्यम से ही किया जा रहा है। वर्तमान में जिस फोन से आप लोग देख रहे होंगे, इन क्लासेस को जिस लैपटॉप से देख रहे होंगे, उसमें जो बैटरी का प्रयोग किया गया वो भी लिथियम आयन बैटरी है, वही लिथियम।
और ये लिथियम हम पहले सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम चीन विन से मंगाया करते थे, लेकिन अब वर्तमान में हमारे पास इतना भंडार है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। और जब भारत से ही इसका उत्पादन किया जाना प्रारंभ हो जाएगा, साथ ही साथ लिथियम बैटरी बनाने की फैक्ट्री भी हमने भारत में स्थापित कर लिया है आंध्र प्रदेश में। तो हमने एक बैटरी बनाने की फैक्ट्री भी पहले ही स्थापित कर लिया और हमारे पास लिथियम भी मिल गया। तो अब क्या होगा, जब भी यहाँ पर भारत में बैटरी का निर्माण किया जाएगा, अब इसकी प्राइसिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। छोटे छोटे फोन के बैटरी भी आप लोग देखते होंगे 3200-3500 के मिलते हैं। जब भारत में इसका भंडार इतना मिल गया तो फिर इसके प्राइस में कटौती आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे चलिए। आइए, जब इन सब की बात ही कर रहे हैं तो एक और डेटा लिखेगा। यहाँ पर एक बस का हाल ही में यहाँ पर अनावरण किया गया है, जिसको कहा जा रहा है H2ICE। H2ICE, और ये क्या है, ट्रक, ठीक है ना। H2ICE ट्रक का अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो सबसे पहली बात लिखिएगा, इसका अनावरण जो है ये रिलायंस के द्वारा किया गया है। ये क्या है, समझ में आ गया। देखिएगा, इसका मतलब मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, बता देता हूं। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये एक इंजन का प्रकार है। जैसे हमारे जितने भी डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, सबके सब इंटरनल कंबस्शन इंजन है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, है ना। इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है, इसमें जितना मैंने रिसर्च किया था, पूरे देखा जाए यूनिवर्सिटी लेवल पर मुझे गोल्ड मेडल दिया गया था। वो मेडल आज भी है मेरे पास। इसमें इसलिए मैं कर पाया ना कि शुरू से ही थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था इन सभी चीजों में। जैसे घर पे शुरू से ही, जैसे वो होता है ना डीजल इंजन, चक्की वक्की जो होती है, तो दादाजी के पास चक्की हुआ करती थी और उसमें जो इंजन था कभी कभी खराब होता था तो मैकेनिक जो थे पापा के मित्र ही थे, आते थे, बनाते थे, तो मैं बैठ जाता था उनके साथ साथ सब कुछ देखना कि क्या काम करता है। तो बचपन से ही इसमें मेरी बड़ी रुचि रही है। मैं इंजन की आवाज सुन के बता सकता हूँ कि इंजन में क्या गड़बड़ी है। इतने बड़े स्तर पर मैंने रिसर्च इस पर कर रखा है और इसमें गोल्ड मेडल भी मैंने प्राप्त कर रखा है। तो ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ये क्या होती है देखिएगा, हिंदी में कहे तो इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, है ना। आंतरिक दहन होता है, यानी कि हमारी इंजन जो चल रही है, हम मान लीजिए गाड़ी में डीजल डाल दिए और डीजल के माध्यम से इंजन चल रहा है, इतना आसान नहीं होता है। ये जो इंजन दो प्रकार के यहाँ पर, एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है। और जो हम वर्तमान में जितने भी प्रयोग करते थे, पहले जो स्कूटर आता था वो वाली उड़ उड़ वाली, वो 2 स्ट्रोक इंजन हुआ करते थे। बाकी जो बाइक वर्तमान में जितने भी गाड़ी में इंजन है, सबके सब 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। और ये चलता कैसे है तो आप सबको पता ही है ना। यहाँ पर एक क्या होता है, लाइनर इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक पिस्टन होता है, इस पिस्टन को शाफ्ट के माध्यम से जोड़ा रहता है। और देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, जब ये ऊपर जाता है, देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर वाल्व भी लगे रहते हैं, है ना। एक बार जब ये नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, तो ये वाल्व खुल गया, इसके माध्यम से इसमें हवा भर गई, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जब यहाँ पर राउंड चलेगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा। ये जब इसमें दबाव डालेगा, हवा पर जब भी हम दबाव डालते हैं तो इस समय दोनों वाल्व अभी बंद रहे। जब ये नीचे आया तब एक वाल्व खुला, इसके माध्यम से इनहेल हो गया, जो हवा जो है इंजन के अंदर गई, है ना। उसके बाद इसमें पूरा हवा भर गया। उसके बाद जैसे ही दूसरा रोटेशन स्टार्ट होगा, जब ये ऊपर की ओर आएगा तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। तो इसमें हवा पर दबाव बनेगा, हवा पर दबाव बनेगा तो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, है ना, गर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर ये तीसरे स्ट्रोक में ये नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा तो यहाँ से एक क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा एक नोजल लगा रहता है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर इस पर हम स्पार्क करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, हवा अंदर आई, जब ये दबाव डाला, हवा पूरा गर्म हो रहा है, और ऐसी गर्माहट की स्थिति में हम इस नोजल के माध्यम से डीजल को प्रेशर मारते हैं। अब गर्म हवा में डीजल को प्रेशर मारते हैं, तुरंत आग लगता है और इससे बहुत तेज प्रेशर इस पर बनती है। ये पिस्टन नीचे की ओर जाता है और फिर जब नीचे की ओर गया, जल गया, तो जलने के पश्चात क्या हुआ, धुआं इसमें बना।
तो धुआं निकलने के टाइम में जब ये ऊपर आएगा तो ये खुल जाएगा और यहाँ से धुआं बाहर निकल जाती है। तो टोटल में प्रोसेस कितने होंगे, 4 प्रोसेस, इसलिए हम इसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। और ये क्या हो गया, आंतरिक दहन, इसी को कहते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। डीजल पेट्रोल वाले ये सारे यही होते हैं। बस पेट्रोल वाला में ये होता है कि उसमें पेट्रोल और हवा का मिक्सचर होता है ना, 18:1 का रेशियो में होता है ना, इसलिए कार्बोरेटर उसमें लगाया जाता है जिस कारण से हम हवा को वहां पर मिक्सर कर सके। डीजल वाले में हवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली हम नोजल के माध्यम से, है ना। और पेट्रोल वाले में आपने देखा होगा करंट वाला एक लगाते हैं, उससे क्या होता है, छोटी सी चिंगारी डालते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हवा हमने ज्यादा मिला रखा है, तो उतना ज्यादा वहां पर देखा जाए तो ये प्रेशराइज्ड, ये गर्म नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, चिंगारी डालनी पड़ जाती है। तो ये होता है आंतरिक दहन होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन इसी को कहा जाता है। और हाइड्रोजन से चलने वाला, यानी कि हम यहाँ पर डीजल पेट्रोल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे ट्रकों का अनावरण किसके द्वारा, तो रिलायंस के द्वारा किया गया है। लिख लिया सबने, लिख लिया सबने। ठीक है, चलिए और क्या है हमारा, और लिख लीजिएगा आगे, ये हो गया ना। आइए 11वां लिखिएगा, 11वां, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें, ठीक है, कब से चलेगी, तो ऐसा कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक, है ना, दिसंबर 2023 तक ये ट्रेनें चलनी यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और मूल रूप से देखा जाए तो कहां पर चलेगी, तो जो हमारे हेरिटेज रूट है ना, हेरिटेज रूट हो गई, है ना, हेरिटेज रूट, इन हेरिटेज रूटों पर, और मूल रूप से हमारे 8 हेरिटेज रूट है, इन 8 हेरिटेज रूटों पर ये चलना प्रारंभ करेगी। वर्तमान में देखा जाए तो जर्मनी, फ्रांस, चीन ऐसे देश जो है, इनके द्वारा ऐसे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का विकास किया गया है। भारत भी इस संदर्भ में लगा हुआ है, और अंततः कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक आते आते भारत जो है हाइड्रोजन ट्रेन भारत में मतलब चलनी प्रारंभ हो जाएगी। कहां पर, तो हेरिटेज रूटों पर चलनी प्रारंभ होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बॉयलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ, यूपीएससी का मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें बॉयलर, बॉयलर भी देखा जाए तो 7 प्रकार के बॉयलर पाए जाते हैं, है ना, एक बॉयलर नहीं होता है, 7 प्रकार के बॉयलर होते हैं। सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, कहा टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, हेरिटेज यानी कि वैसे रूट जो पर्यटन के दृष्टिकोण से डेवलप किया गया है। ठीक है ना, जैसे हमारा ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर जो हमारी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, उधर देखा जाए तो थोड़ा सा जो हेरिटेज वाले जितने भी रूट हैं, है ना, उन सभी रूटों में जो ट्रेनें चलती है, उन रूटों पर सबसे पहले इसको चलाया जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए लास्ट लिख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, एक लाइन में लिख लीजिएगा 12वां, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, है ना, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, कहां, तो नागपुर में, बस इतना याद रखिएगा, नागपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इतने याद रखिएगा। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा हमारा जुड़ जाता है रक्षा क्षेत्र, है ना, डिफेंस जुड़ जाता है। तो कल डिफेंस से संबंधित चर्चा करेंगे कि हाल ही में कौन कौन से हमारे नेवल शिप जो है चर्चे में है ना, कौन कौन से जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, कौन कौन से हमारे फाइटर प्लेन हैं, कौन कौन सी मिसाइल हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट हैं, इन सब की चर्चा पर चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं, है ना। ठीक है, तो बस 2 मिनट आप लोग वेट करेंगे तो सबको यहाँ पर, हाँ जीआई टैग तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था ना,
2023 में जितने मिले हुए थे, है ना, अप्रैल में लास्ट सूची जारी की गई थी और उस सूची के आधार पर जितने भी परिवर्तन हुए थे वो सारी चीजें मैंने कल करवा रखी है। ठीक है, जब यहाँ पर आएंगे आगे बिहार स्पेशल करेंगे तो बिहार का पूर्णतः 15 का 15 आप सभी को यहाँ पर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, आज 11 है ना। चलिए, मजा आया सबको, है ना। चलिए, पिन कर दिया है ना, पिन कर दिया, सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के सेशन में सबको मजा आ गया है ना, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे सब पसंदीदा विषयों में से एक है। इसको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो वेल्डिंग वेल्डिंग सब करवाते थे, ग्राइंडिंग वेल्डिंग सब कुछ, है ना, इतना ज्यादा मजा आता था। साथ ही साथ हम लोग जो फील्ड होता है फील्ड में भी ले जाकर हमसे ट्रेनिंग भी करवाई गई। जब आईसी इंजन हो रहा था तो हम लोग सर्विस सेंटर में भी जाकर कुछ दिनों तक काम किए थे, 10-20 दिनों तक, है ना। तो विभिन्न कंपनियों के विजिट भी कॉलेज ने करवाई थी, मजा आ गया था। जो भी है, आनंद आया था इस समय काल में। ठीक है ना। नहीं, कल वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा। कल वाला पीडीएफ जो है क्लास के साथ इंक्लूड है, क्लास अपलोड है, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कल वाला पीडीएफ दे दे के मैंने मन बढ़ा दिया है और मन बढ़ाने की गलती मैंने की है, अब नहीं करूंगा। कल वाली पीडीएफ आपकी वीडियो लगी हुई है, वीडियो के साथ अपलोडेड है, वहां से आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर समय होगा तो 11 बजे उपस्थित होइएगा, 11 और 3 बजे, है ना। नहीं तो फिर तो बाकी सब तो है ही, है ना। तो फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।